सूरज को समंदर से बहुत प्यार था, तो जब उसके पापा का ट्रांसफर पोर्ट ब्लेयर अंडमान हो गया तो सूरज बहुत खुश हुआ। वे पोर्ट माउथ में एक बड़े से पुराने घर में शिफ्ट हो गए। नमकीन हवा और किनारे पर लहरों की आवाज से सूरज बहुत उत्साहित था। वो अपने नए आइलैंड होम को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब था। ये उसे स्वर्ग जैसा लग रहा था। हालांकि घर की कहानी कुछ और ही थी। यह एक विशाल 2 मंजिला इमारत थी जिसमें गहरे लकड़ी के बीम और ऊंची छतें थीं। हर कोने में परछाई छिपी हुई लगती थीं। जब भी सूरज उस घर से गुजरता, उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन होती थी। ऐसा लगता था जैसे घर उसे देख रहा हो। उसकी मां प्रिया ने घर को सुंदर बनाने की कोशिश की। उसने इसे चमकीले रंगों और स्वादिष्ट भारतीय खाने की खुशबू से भर दिया, लेकिन उसकी प्रफुल्लित आत्मा भी उस बेचैनी की भावना को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकी जो उस जगह पर छाई हुई थी। कि पाखा के ही उनके मकान मालिक श्री राव उदास आंखों वाले एक दयालु बूढ़े आदमी थे। वह एक नौकरानी के साथ अकेला रहता था जो कभी बात नहीं करती थी। सूरज के पिता ने उन्हें श्री राव के अतीत के बारे में बताया। उनकी पत्नी की मृत्यु वर्षों पहले एक रहस्यमय बीमारी से हो गई थी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसकी आत्मा अभी भी घर में भटकती है। सूरज भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि घर के बारे में कुछ ठीक नहीं है। उसे बुरे सपने आने लगे। अपने सपनों में उसने एक ऐसी महिला को देखा जिसके लंबे काले बाल थे और आंखें जो अंधेरे में लाल चमकती थीं। एक दोपहर सूरज ने नौकरानी को अपनी मां से फुसफुसाते हुए सुना, यह घर सुरक्षित नहीं, बुरी चीजें। वह बुदबुदाई, उसकी आवाज कांप रही थी। इससे पहले कि प्रिया उससे पूछ पाती कि उसका क्या मतलब है, नौकरानी डर से अपनी आंखें चौड़ी करके भाग गई। कुछ महीनों बाद सूरज के दादाजी उनके साथ रहने आ गए। वह बूढ़े और कमजोर थे। उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। पहले तो दादाजी उस पुराने घर में खुश लग रहे थे। वे अपना दिन बरामदे में पढ़ने में बिताते थे, समुद्री हवा का आनंद लेते थे। लेकिन जल्द ही चीजें बदतर होने लगीं। दादाजी का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता गया। वह अंतर्मुखी हो गए और खुद से बातें करने लगे। उसने दावा किया कि उसने ऐसी चीजें देखीं जो वहां थीं ही नहीं। उसके कमरे के कोनों में छिपी हुई छायादार आकृतियां उसका नाम फुसफुसा रही थीं। प्रिया ने इसे एक बूढ़े आदमी की बकवास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन सूरज को यकीन नहीं हुआ। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसके दादाजी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। घर उस पर कोई काला जादू कर रहा था। एक रात प्रिया को एक भयानक अनुभव हुआ। वह अचानक उठी। कमरे में एक ठंडी उपस्थिति महसूस कर रही थी। हवा में नम मिट्टी और कुछ मीठा सा गंध फैल गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बेड साइड लैंप जलाया। बिस्तर के पायताने पर एक छायादार आकृति खड़ी थी। यह लंबा और पतला था, जिसकी लंबी नुकीली उंगलियां थीं जो अंधेरे से सनी हुई लग रही थीं। प्रिया डर के मारे हांफने लगी। परछाई उस पर झपटी। उसकी ठंडी ईथरीय उंगलियां उसके गले तक पहुंच गईं। प्रिया चीखी और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। जब उसने फिर से देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। डर से कांपते हुए प्रिया सूरज के कमरे में दौड़ी और उसे बताया कि उसने क्या देखा है। सूरज ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह उस डर को नकार नहीं सका जो उसके अपने दिल को घेरे हुए था। भाग 5, डॉक्टर का आगमन। इसके तुरंत बाद विक्रम नाम का एक युवा डॉक्टर नीचे वाले अपार्टमेंट में किराए पर रहने आ गया। विक्रम एक दयालु और सज्जन व्यक्ति था जो द्वीप पर नया था। वह दोस्त बनाने के लिए उत्सुक था और घर के बारे में अजीब औगरीब कहानियों से बेफिक्र लग रहा था। एक शाम विक्रम सूरज और उसके परिवार के साथ रात के खाने में शामिल हुआ। प्रिया ने मदद के लिए बेताब होकर घर में हो रही अजीब औगरीब घटनाओं के बारे में विक्रम को बताया। विक्रम ने ध्यान से सुना। चिंता में उसकी भौहें सिकुड़ गईं।
उसने उनके डर को खारिज नहीं किया, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त भी नहीं हुआ। उस रात विक्रम ने एक ज्वलंत सपना देखा। उसने लंबे काले बालों और उदास विनती भरी आंखों वाली एक महिला का सपना देखा। उसने उसे अपना नाम अंजलि बताया और उसे शांति पाने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी। जब ही सूखी बेसीसी बासीली का दी जब विक्रम उठा तो उसे अपनी रीरज की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि अंजलि असली थी और वह घर में फंसी हुई थी। भाग 6 दिवंगत का सपना। विक्रम अपने संदेह के बावजूद अपने सपने से बहुत परेशान था। वह प्रिया और सूरज की आंखों में डर को नजरअंदाज नहीं कर सका। वे वास्तव में मानते थे कि उनके घर में भूतों का वास है। विक्रम ने घर और उसके पूर्व निवासियों के इतिहास में तल्लीन हो गया। उसे पता चला कि श्री राव की दिवंगत पत्नी अंजलि एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थीं। वह अंडमान में पाए जाने वाले एक दुर्लभ प्रजाति के आर्किड का अध्ययन कर रही थी। वह बीमारी, तेज और क्रूर, कुछ ही हफ्तों में उसकी जान ले लेती है। विक्रम को स्थानीय अफवाहों के बारे में भी पता चला कि अंजलि की आत्मा शांति न पा सकने के कारण अभी भी घर में भटक रही है। कहा जाता था कि वह रात में हॉल में घूमती है, अपने खोए हुए जीवन और अधूरे काम का शोक मनाती है। इस ज्ञान से लैस होकर विक्रम को तात्कालिकता का बढ़ता हुआ एहसास हुआ। उसे अंजलि की मदद करनी थी और बदले में सूरज और उसके परिवार की मदद करनी थी। भाग 7 शुद्धिकरण अनुष्ठान। विक्रम ने प्रिया और मुझसे एक योजना के साथ संपर्क किया। उसने सुझाव दिया कि हम एक पूजा करें, एक हिंदू अनुष्ठान जिसका अर्थ बेचैन आत्माओं को शांत करना है। प्रिया किसी भी समाधान के लिए बेताब आसानी से मान गई। हमने एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया जो एक शांत चित्त बूढ़ा व्यक्ति था। उसने धैर्यपूर्वक हमारी कहानी सुनी। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। वह पूजा करने के लिए तैयार हो गया। हमें अंजलि के लिए विशिष्ट प्रसाद इकट्ठा करने का निर्देश दिया। पूजा एक ऐसी रात में की गई थी जो धुंध और रहस्य में डूबी हुई थी। जब पुजारी ने प्राचीन छंदों का जाप किया तो हवा में ऊर्जा की गूंज फैल गई। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अगरबत्ती के धुएं ने हवा को भर दिया, अपने साथ चंदन और गेंदे की खुशबू लेकर। भाग 8 आखिरकार शांति। उसके बाद के दिन एक अजीब सी शांति से भर गए। घर पर छाया हुआ दमनकारी माहौल हटता हुआ प्रतीत हो रहा था। मेरे दादाजी के स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ। उसने अब परछाई देखने या फुसफुसाहट सुनने की बात नहीं की। प्रिया ने भी राहत की सांस ली। उसे सताने वाले बुरे सपने बंद हो गए। घर जो कभी आतंक का स्रोत था, हल्का, लगभग स्वागत करने वाला लग रहा था। विक्रम हालांकि राहत मिली, लेकिन इस भावना को दूर नहीं कर सका कि अंजलि अभी भी घर में मौजूद है। वह अक्सर उसकी उपस्थिति एक कोमल गर्मी, ऑर्किड की एक सूक्ष्म सुगंध महसूस करता था। उनका मानना था कि वह संतुष्ट थी, अंततः शांति से। भाग 9 समय आगे बढ़ता है। साल बीत गए। मैं बड़ा हुआ, स्कूल खत्म किया और कॉलेज के लिए मुख्य भूमि पर चला गया। प्रिया पोर्टमाउथ में घर में ही रहती थी। इसमें यादों का एक अजीब सा मिश्रण था, सुखद और भयावह दोनों। लेकिन पूजा के बाद जो शांति आई वह बनी रही। विक्रम हमारे जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गए। उन्होंने मेरे दादाजी का निधन होने तक इलाज किया, एक अच्छे जीवन का शांतिपूर्ण अंत। विक्रम की दया और करुणा की कोई सीमा नहीं थी। कॉलेज जाने के बाद तो वह प्रिया के लिए सांत्वना और सहारे का स्रोत भी बन गए। एक दिन श्री राव का नींद में ही निधन हो गया। उन्होंने प्रिया और विक्रम के लिए घर छोड़ दिया। दोनों ने अपने साझा अनुभव और एक दूसरे के लिए गहरे स्नेह से बंधे हुए घर में रहने का फैसला किया, इसे अपना बना लिया। भाग 10 सुस्त परछाई।
मैं हर साल अपनी माँ और विक्रम से मिलने जाता हूँ। समुद्र के किनारे का वह घर जो कभी डर की जगह था, अब प्यार और हंसी से भरा एक अभयारण्य है। कभी कभी जब कीमकामती घासियां, जब समुद्री हवा उस पुराने घर से होकर गुजरती है, तो मुझे ऑर्किड की एक हल्की लेकिन अचूक गंध आती है। मैं अक्सर अंजलि के बारे में सोचता हूं, वह महिला जिसने मेरे बचपन को डरा दिया था। क्या वह असली थी? क्या उसकी बेचैन आत्मा को सचमुच शांति मिली? मुझे शायद कभी पता न चले, लेकिन एक बात तो तय है, पोर्टमाउथ के उस घर में एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा।